आप सभी को झारखंडी जोहार। आप देख रहे झारखंड से जुड़े ताबड़तोड़ खबरें, रहे एक कदम सबसे आगे। प्रतिदिन खबरों को देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। तो चलिए चलते हम लोग खबरों। रामगढ़ से आई खबर ने सबको चौंकाया। रामगढ़ में प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस से झड़प, दूसरे रूट से जाने के निर्देश पर उग्र हुए लोग, पुलिस पर पथराव, 4 पुलिसकर्मी हुआ जख्मी। रामगढ़ में बीते रात सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन में शामिल लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने विसर्जन के लिए दूसरे रूट से जाने के लिए कहा, इसी बात पर झड़प हो गई। घटना रजरप्पा थाना क्षेत्र अंतर्गत घटी। बैंक कर्मियों की अखिल भारतीय हड़ताल, गिरिडीह में सभी सरकारी निजी बैंक बंद, कामकाज रहा ठप। आपको बताते चले यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस UFBU के आह्वान पर मंगलवार 27 जनवरी 2026 को बैंक कर्मियों की अखिल भारतीय हड़ताल सफल रही। यह हड़ताल 5 दिवस के बैंकिंग सप्ताह लागू करने की मांग को लेकर की गई थी। इसमें झारखंड के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक क्षेत्र कर्मी शामिल रहे। 77 साल बाद भी सड़क पानी से वंचित 2 गांव धनबाद के पूर्णटाड़ और खैरताड़ में बदहाल जीवन। 1000 से अधिक ग्रामीण समस्याएं से जूझ रहे हैं। धनबाद जिले के पूर्वी टाड़ प्रखंड अंतर्गत रामपुर पंचायत के पूर्णटाड़ा और खैरताड़ा गांव आजाद के 77 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। इन गाँवों में ना तो पक्की सड़क और ना ही पीने का पानी उचित व्यवस्था है। लगभग 1000 से अधिक ग्रामीण इस समस्या से जूझ रहे हैं। समय पर तो नेता अपने वोट मांगने के लिए पहुंच जाते हैं, परंतु जब जनता उनके द्वार जाते हैं तो प्रशासन उन्हें धक्का मार के भगा देती है। आखिरकार झारखंड में ग्रामीणों का समस्या कब होगा दूर? क्या ऐसे ही चलते रहेगा इन लोगों का जीवन यापन? आप ही बताएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 फरवरी को कोडरमा आएंगे। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने दौरे की तैयारियां का लिया जायजा। आपको बताते चले झारखंड नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू मंगलवार को कोडरमा पहुंचे। उनका यह दौरा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के 5 फरवरी को होने वाले संभावित कोडरमा दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गए थे। चाईबासा में बजरंगबली शिव मंदिर में तोड़फोड़, मुर्शिदाबाद के हाकिम शेख को गांव वालों ने पकड़ा, पुलिस ने किया अरेस्ट। आपको बताते चले पश्चिमी सिंहभूम जिले की सोनुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत मलुआडीह गांव के बजरंगबली एवं शिव मंदिर में शिवलिंग के साथ तोड़फोड़ किए जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है। आखिरकार थानेदार ने सभी ग्रामीणों को बुलाकर शांति वार्ता की। जमशेदपुर की बिजनेसमैन का लापता बेटा 14 दिन बाद बरामद। हजारीबाग बिहार बॉर्डर एरिया से पुलिस ने सकुशल बरामद किया। पड़ोसी बोले, फैमिली ने राहत की सांस ली। जमशेदपुर शहर के चर्चित उद्यमी और एशिया उपाध्यक्ष देवांग गांधी के अपहरित पुत्र कैरव गांधी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। आखिरकार सभी जनता से वे लोग हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना किए और जनता को शुक्रिया किए, साथ ही पुलिस को भी। झारखंड नगर निकाय चुनाव 2026 48 निकायों में 23 फरवरी को होगी वोटिंग। 23 फरवरी को की जाएगी मतगणना। झारखंड में लंबे समय से लंबित नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी तस्वीर साफ हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को चुनाव की घोषणा कर दी गई है। उम्मीदवार झारखंड में तेजी से बदल रहा मौसम, 30 जनवरी तक बदलेगी मिजाज। दिन में रहेगी गर्मी, फिर लौट सकती है हल्की ठंडी। आपको बताते चले झारखंड में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। जनवरी के आखिर हफ्ते में ही ठंड लगभग विदाई की कगार पर पहुंच गई थी। दिन में लोगों को गर्मी सताने लगी थी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक हो सकती है। गणतंत्र दिवस पर थाना प्रभारी का रील वायरल। थाना परिसर में वर्दी पहनकर पत्नी संग डांस किया। विभागीय जांच के आदेश। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना परिसर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हुसैनाबाद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सोनू चौधरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी पत्नी के साथ वर्दी में डांस करते नजर आ रहे हैं। झारखंड नगर निकाय चुनाव बिना वोटर आईडी कार्ड के भी कर सकेंगे मतदान। ये 12 दस्तावेज आएंगे काम। आपको बताते चले कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है। झारखंड के 48 नगर निकाय चुनावों में 23 फरवरी 2026 को चुनाव होंगे और 27 फरवरी 2026 को मतगणना होंगे। आपको बताते चले उसी वोटर लिस्ट से होगी जिससे विधानसभा चुनाव हुए थे, यानी 1 अक्टूबर 2024 से पहले जुड़े वोटर वोट कर सकेंगे। वोटिंग के समय मतदान केंद्र पर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित
सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। जिन मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र एपिक उपलब्ध कराए गए हैं, यानी पहचान एपिक के माध्यम से की जाएगी, लेकिन जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है वह 12 प्रकार की पहचान पत्र उपयोग कर सकेंगे। पहला है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदान पहचान पत्र। दूसरा है निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची। तीसरा है पासपोर्ट। चौथा है ड्राइविंग लाइसेंस। पांचवा है राज्य केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, स्थानीय निकाय व पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र। छठा है बैंक डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक या सातवां है आयकर पहचान पत्र जिसे बोला जाता है पैन कार्ड। आठवां है आधार कार्ड। नौवां है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर। 10वां है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड। 11वां है फोटोयुक्त अस्थायी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसे बोला जाता है स्मार्ट कार्ड। 12वां है फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज। राहुल गांधी के दरबार में झारखंड के कांग्रेस नेताओं की हाजिरी, संकट बढ़ेगा या निकलेगा समाधान। आपको बताते चले कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस के भीतर चल रहा सियासी संकट एक बार फिर दिल्ली दरबार तक पहुंच गया है। हेमंत सरकार में कांग्रेस कोटे के चारों मंत्रियों राधाकृष्णन किशोर, डॉक्टर इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की समेत प्रमुख नेताओं और वरिष्ठ चेहरों को बुधवार को दिल्ली बुलाया गया, जहां शाम के वक्त नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उनसे सीधे संवाद करेंगे। इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से पार्टी के भीतर असंतोष, आपसी खींचातानी और संगठनात्मक कमजोरियों की चर्चा लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी के दरबार में होने वाली यह हाजिरी कांग्रेस के लिए समाधान का रास्ता खेलेगी या संकट को और गहरा करेगी, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। दिल्ली में होने वाली इस बैठक के लिए कांग्रेस कोटे सभी मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता को लंबित किया गया है। इसके अलावा पार्टी के दोनों सांसद सुखदेव भगत और कालीचरण मुंडा को भी बुलाया गया। खास बात यह है कि संगठन के पुराने अनुभव और सियासी संतुलन को ध्यान में रखते हुए 2 वर्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बलूमुच और राजेश ठाकुर को भी बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया। इससे साफ है कि राहुल गांधी इस बार केवल औपचारिक बैठक नहीं बल्कि गहराई से हालत की समीक्षा करना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक बैठक में मंत्रियों के कामकाज और परफॉर्मेंस पर सीधी और स्पष्ट चर्चा होगी। सरकार में शामिल कांग्रेस मंत्रियों को विभागीय प्रदर्शन, जनता के बीच उनकी छवि और संगठन के साथ तालमेल को लेकर सवाल उठ सकते हैं। हाल के दिनों में कुछ मंत्रियों के खिलाफ विधायकों द्वारा शिकायतें दिल्ली तक पहुंची, जिसने आलात्मकता की चिंता बढ़ा दी है। राहुल गांधी इस मुद्दे पर फीडबैक लेकर यह तय कर सकते हैं कि आगे किस तरह का सुधार या बदलाव जरूरी है। बैठक का दूसरा बड़ा एजेंडा संगठनात्मक स्थिति है। जिले से लेकर प्रखंड स्तर तक संगठन की सुस्ती, आपसी टूटबाजी और समन्वय की कमी लगातार पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनता रहा है। राहुल गांधी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता से सीधे सवाल जवाब के जरिए यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर संगठन जमीन पर अपेक्षा मजबूत क्यों नहीं दिखाया पा रहा है। माना जाता रहा है कि बैठक में संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए ठोस दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। दोनों सांसदों और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी इस बैठक को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। सांसद जमीन हालत और जनता के मूड से राहुल गांधी को अवगत करा सकते हैं, जबकि पूर्व अध्यक्ष संगठन के अनुभव के आधार पर सुझाव दे सकते हैं। यह भी माना जा रहा है कि पुराने नेताओं की बातों से हालात्मक को भीतर चल रही है खींचातानी को स्पष्ट तस्वीर मिल सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह बैठक कांग्रेस के लिए संकट को और उजागर करेगी या समाधान का रास्ता निकालेगी। यदि राहुल गांधी सख्त फैसले लेते हैं तो कुछ नेताओं की नाराजगी बढ़ सकती है। वहीं यदि संतुलन निर्णय और स्पष्ट रोड मैप सामने आता है तो संगठन में नई ऊर्जा का संचार भी संभावित होगा। प्रेमिका पर बुरी नजर रखने पर चचेरे भाई की हत्या, दुमका में सनसनीखेज हुआ खुलासा, पुलिस ने किया पर्दाफाश। आपको बताते चले जामा के चिरहबनी में 24 जनवरी को फुटबॉल मैच देखकर लौट रहे मसलिया निवासी 29 साल के चूहापनी हादसा का अज्ञात लोगों ने पत्थर मारकर हत्या कर दी थी। इस तरह पुलिस को कहानी सुनाकर गुमराह करने का कोशिश किया है और बताया कहानी में कि 3 लोग चूहा पानी में आकर उसके भाई चचेरे भाई पर हमला कर दिया था, परंतु उसके हाथ में चोट लगने के बाद वह वहां से भाग आया और अज्ञात ने भाई को मार डाला। पुलिस ने मुनीर
मुनीलाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसके बयान में लगातार विरोध भाषा निकला। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि मृतक उसके प्रेमिका पर गंदी नजर रखता था, इसलिए जान से मार दिया। पुलिस ने उसकी निसंदेही पर हत्या में प्रयुक्त पत्थर व लोहे का कड़ा बरामद कर सोमवार की देर रात उसे जेल भेज दिया है। सोमवार की देर शाम आवासीय कार्यालय में एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि मुनीलाल की प्रेमिका पर चूहा पानी हंसदा की गंदी नजर थी। इस बात को लेकर दोनों में कई बार विवाद भी हुआ था। 24 जनवरी के दोपहर दोनों मैच देखने के लिए निकले थे। देर शाम पैदल लौटने के क्रम में दोनों खर्च हुए पैसे को लेकर विवाद हो गया। मुनी के मन में चूहा पानी के प्रति पहले से गुस्सा था। पैसे का बहाना बनाकर उसने ही हाथ में पहने कड़ा और पत्थर से उस पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। एसपी ने बताया कि मुनीलाल ने हत्या की और भागकर गांव आ गया। गांव पहुंचने पर लोगों को बताया कि 3 अज्ञात लोगों ने दोनों पर हमला कर दिया। हमला में एक मोटा और 2 दुबले लोग शामिल थे, लेकिन वह किसी को पहचान नहीं। उसने स्वयं हत्या की प्राथमिकता दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसकी जगह पर मृतक की जीजा की बात सुनी, पर जीजा का बयान कुछ और निकला। मसलिया थाना प्रभारी राजेश रंजन ने आरोपित को लेकर कई बार पूछताछ की। हर बार उसके बयान में विरोधाभास होने की वजह से पुलिस उस पर शक का गहरा करने लगा। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने हत्या की बात स्वीकार की। पुलिस ने उसकी निसंदेह पर हत्या में प्रयुक्त पत्थर और लोहे का कड़ा भी बरामद कर लिया है। धनबाद को 77वें गणतंत्र दिवस पर मिला अत्याधुनिक पुलिस कंट्रोल रूम। आपको बताते चले कि यह 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर धनबाद जिले की सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिली। कोट मोड़ स्थित पुलिस कंट्रोल रूम सह जिला नियंत्रण कक्ष की विधिवत उद्घाटन उपायुक्त आदित्य रंजन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के कई वरीय अधिकारी उपस्थित रहे हैं। उद्घाटन के बाद एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम भवन का पूर्ण रूप से जीवन उद्धार किया गया और इसे अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। यह कंट्रोल रूम अब जिले के कानूनी व्यवस्था का मुख्य कमांड सेंटर के रूप में कार्य करेगी, जहां सभी प्रमुख पुलिस गतिविधियों की निगरानी रखी जाएगी। निगरानी तत्वरित पुलिस कार्रवाई। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहेगी। यहीं से सिटी हॉक बाइक पेट्रोलिंग, पीसीआर पेट्रोलिंग व घायल 112 आपातकालीन सेवाओं का संचालन किया जाएगा। कंट्रोल रूम में डीएसपी स्तर के पदाधिकारी डीएसपी सीसीआर की तैनात की जाएगी, जिनके नेतृत्व में समस्त कार्यों का संचालन होगा ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित पुलिस प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। एसएसपी ने जानकारी दी है कि जिले के लगभग 350 प्रमुख और संवेदनशील स्थानों पर आईओ युक्त सीसीटीवी कैमरा लगाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण मांगे और चौराहे पर एसपीआर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट स्कैनिंग कैमरे भी लगाए जाएंगे, जिससे वाहनों की पहचान और ट्रैकिंग पुलिस बड़ी मदद मिलेगी। पुलिस कंट्रोल रूम को परिसर में एक विशेष मॉडरेटिंग हॉल का निर्माण किया गया है, जहां शीघ्र ही बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी। इन स्क्रीन के माध्यम से जिला भर में लगी कैमरों की लाइव भीड़ भी लगातार नजर रखी जाएंगी। इससे अपराध नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और भी प्रबंध में पुलिस की कार्य क्षमता कई गुनी बढ़ेगी। एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा है कि इस आधुनिक कंट्रोल रूम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले में कहीं भी कोई घटना घटित होने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आम नागरिकों को सुरक्षा एवं सहायता का भरोसा मिल सके हैं। उद्घाटन समारोह में उपायुक्त आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार के साथ जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। यह पहला धनबाद जिले को तकनीकी रूप में अत्यधिक सक्षम और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। धनबाद की निरसा में 5 घरों में लाखों की चोरी, पुलिस जांच में जुट गई है। आपको बताते चले कि निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत चोपड़ा कॉलोनी के 5 घरों में सोमवार रात अपराधियों ने धावा बोलकर एक साथ लगभग 5 लाख की जेवरात और नगद की चोरी कर ली। घटना के समय 5 घरों में कोई मौजूद नहीं था। मंगलवार सुबह कॉलोनी वासियों ने घरों के दरवाजे के ताले तोड़े देखे। जब बाहरी गिरे मछुआरों को सूचना दी गई। घर लौटने पर पता चला कि करीब 5 लाख की जेवरात और लगभग 17,000 नगद गायब हो गए। कॉलोनी वासियों की शिकायतकर्ता पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। समाचार लिखे जाने तक अपराधियों की गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं थी। आपको बताते चले कि जानकारी के अनुसार चोपड़ा कॉलोनी निवासी ईसीएल कर्मी जितेंद्र सोरेन, शुभम सिंह, प्रवेश यादव सेवानिवृत्त ईसीएल कर्मी अंगूरी नोनिया तथा अभिजीत कांजिला के घरों और
आगे पीछे के लगभग सभी घरों में, लगभग कुल मिला के 5 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बताते चले, चोरों ने जितेंद्र रोशन के घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारी का लॉकर तोड़ दिया। वहां से 3 सोने की चेन, 2 जोड़ी सोने की बालियां, 1 सोने की अंगूठी, 3 जोड़ी पायल और 10,000 नगद चुरा ले गए। वहीं शुभम सिंह के घर में घुसकर चोरों ने अलमारी का ताला तोड़ा और 1 सोने की अंगूठी, 1 जोड़ी पायल, 1 जोड़ी सोने की बलिया तथा 7,000 नगद चुरा ले गए। वहीं चोपड़ा कॉलोनी राष्ट्रीय राजमार्ग NH 19 के किनारे स्थित एक निरसा पुलिस की गश्ती टीम अक्सर हाईवे पर गश्त लगाती रहती है। इसके बावजूद हाईवे के किनारे स्थित कॉलोनी चोरी की घटना होने से कॉलोनी वासियों में दहशत का माहौल है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि जब नेशनल हाईवे के किनारे लोग सुरक्षित नहीं है तो ग्रामीण इलाकों की स्थिति क्या होगी।